जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी बढ़ती हैं तो इन्वेस्टर हमेशा स्टॉक मार्केट छोड़ के ग्लोबली वो सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाता है जो चांदी और सोना है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर खत्म होती हैं, ईज होती हैं, तो जाहिर सी बात है चांदी नीचे भी आएगी कि यूएस जो है यूरोप के टैरिफ शायद ना लगाए, ग्रीनलैंड को लेके शायद कोई जो है फोर्स वाला एक्शन ना हो। तो एक ट्रम्प के बयान ने इतनी गिरावट ला दी। ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। अब अगर यूरोप के साथ यूएस की दोस्ती दोबारा से हो जाती है, आपस की खटास खत्म हो जाती है, जाहिर सी बात है स्टॉक्स के अंदर पैसा जाएगा और हाँ। चांदी और सोने से पैसा निकल सकता है। अब ईरान को लेकर अगर क्लैरिटी आ जाती है कि यूएस का इंटरवेंशन नहीं होगा, तब भी चांदी से जो है पैसा निकलेगा। कि सोना 3-3 4-4 साल उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं आई, तो ऐसे में लोगों को ये भी लगता था कि भाई इससे तो बैंक एफडी करा देते ज्यादा अच्छा होता। दोस्त लोग हैं वो सिर्फ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जब एनालिसिस होता है तो होलसम एनालिसिस होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी साहब को बहुत अच्छे व्यक्ति बताया है, प्रधानमंत्री मोदी साहब से अपनी मित्रता की बात की है। टैरिफ के बाद भी यूएस को हमारे एक्सपोर्ट कम नहीं हुए, बड़े हैं 22%। चांदी की वैल्यूएशन सिर्फ इंडिया के हिसाब से नहीं होती, चांदी एक जो है ग्लोबल एंगल से चलती है। तो यूएस और यूरोप के रिश्ते अगर अच्छे हो जाते हैं, वो ग्लोबली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो प्राइसेस फॉल कर सकती हैं। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से एक खतरा ये भी रहता है कि फिर स्मगलिंग और तस्करी भी बढ़ जाती है सर, तो ये एक दूसरा पहलू भी है। आज से 30 साल 40 साल पहले हाँ। स्मगलिंग करने और आज में फर्क है। आज से 40 साल पहले जो है शायद आसान थी, आज जो है स्मगलिंग वो बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि क्या इस समय इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से रेट पर कैसे कंट्रोल आएगा? फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए बहुत प्रेशियस है और ये आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता विक्रांत जी। फॉरेक्स रिजर्व जब कम हुए तभी हमने देखा श्रीलंका के लिए कितनी दिक्कतें हुई थी। देश की जो प्रेशियस फॉरेन रिजर्व है उनको ज्यादा यूज ना होने दिया जाए, उसको देश के पास रखा जाए। इसमें आपको इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं, ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। अगर हमारे यहाँ ड्यूटी भी लगती है उसके बावजूद भी जो रेट बढ़ सकते हैं। आज डी डॉलराइजेशन हो रही है। डी डॉलराइजेशन दर्शकों को आसान भाषा में समझाऊं तो डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है। डॉलर का प्राइस रुपये के अगेंस्ट बढ़ना एक अलग चीज है, डी डॉलराइजेशन यानी ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर का वर्चस्व कम होना एक अलग चीज है। केवल सोने और चांदी में ना जाएं, बिल्कुल। कृपया ऐसा ना करें कि भैया वो मेरे ऑफिस में कुलीग ने 3 लाख रुपए कमा लिए चांदी में, मैं कैसे पीछे रह जाऊं। और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलें, डाइवर्सिफाई करके चलें। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे और सब लगभग सभी एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि चांदी बहुत ही चंचल होती है और थोड़ी सी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदलेंगी तो उसमें बड़ी गिरावट हो सकती है। आज हमने चांदी के दामों में गिरावट देखी, तो ये समझने के लिए कि क्या कारण इस तरह की गिरावट के पीछे है, क्या अब ये ब्रेक जो लगा ऐसे ब्रेक बीच बीच में और भी लगेंगे, आज हम मार्केट और कमोडिटी एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी से अनुरोध किया कि वो आए दास स्वतंत्र पर। हालांकि वो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अलग अलग चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर अक्सर दिखाई देते हैं और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आज की ये डिप और चांदी में किस तरीके का व्यवहार भविष्य में रहेगा, वो समझने की कोशिश करेंगे। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। किस तरीके धन्यवाद विक्रांत जी। किस तरीके से आकाश जी इसे देखा जाए, क्योंकि चांदी को लेकर आप समेत कई एक्सपर्ट कई तरह की बातें कर रहे थे और ये भी समझा रहे थे कि चांदी में बड़ी डिप्स आ सकती हैं। जिस तेजी से ये ऊपर जा रही है उसी तेजी से नीचे भी आ सकती है। आज एक झटका दिया चांदी ने। देखिए, चांदी के तेजी के कारणों में से एक था जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रही थी। अब यूएस ने जो वेनेजुला के साथ किया, देखिए यूएस सबको पता था वेनेजुला के अगेंस्ट एक्शन लेगा, लेकिन इस तरह का एक्शन लेगा, मैं ग्लोबल चैनल्स पे अपीयर होता हूं, वहां भी किसी ने नहीं सोचा था। तो उसने जियोपॉलिटिकल टेंशंस को बढ़ाया। फिर ग्रीनलैंड को लेके जो संभावित मूव थी, उसने टेंशंस को एस्केलेट किया। क्योंकि हुआ क्या, ईयू यूरोपियंस जो हमेशा इनके ऑल वेदर फ्रेंड्स थे यूएस के, वो उनके बीच में तनातनी हो गई थी, खटास हो गई थी यूएस के साथ। फिर ईरान के इशू को लेके। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी बढ़ती हैं तो इन्वेस्टर हमेशा स्टॉक मार्केट छोड़ के ग्लोबली वो सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाता है जो चांदी और सोना है। तो ऐसे में चांदी में जो है पैसा ज्यादा जा रहा था, बट अब जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है कुछ ईज हो गई है। यूरोप को लेके शायद जो है यूएस अब टैरिफ ना लगाए, ग्रीनलैंड को लेके शायद फोर्स का यूज ना किया जाए,
तो जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज होती हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सेफ हेवन एसेट से ध्यान उठता है। दूसरा, बार बार ये कहा जा रहा है और कुछ हद तक सही भी है कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है, ईवी में, सोलर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में। अब है, बिल्कुल है, डिमांड है, डिमांड बढ़ भी रही है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा क्या डिमांड में उतना परसेंटेज इंक्रीज आया है जितना परसेंटेज इंक्रीज प्राइस में आ गया। क्या डिमांड जो है इतने मल्टीपल टाइम 2 महीने में बढ़ जाएगी। अगर आप अक्टूबर में देखें और जनवरी में देखें, क्या ईवी की क्वांटिटी ड्रामेटिकली उतने टाइम बढ़ गई है। तो डिमांड तो उतनी नहीं बढ़ी। इंडस्ट्रियल यूजेज तो अक्टूबर में भी था, सितंबर में भी था। तो अब ये भी चीज देखनी होगी हमें। साथ ही साथ गोल्ड जो है, गोल्ड तो थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि गोल्ड जो है सेंट्रल बैंक्स भी दुनिया भर के बाय कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, तो अपने रिजर्व्स गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चांदी की स्ट्रेंथ्स तो हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं, उसके अलावा टैरिफ्स और रिटेलिएटरी टैरिफ्स हैं, साथ ही चाइना ने जो एक्शन लिया वो भी है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। बट कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब इस चीज को बढ़ाने का रीजन बनी है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर खत्म होती हैं, ईज होती हैं, तो जाहिर सी बात है चांदी नीचे भी आएगी। तो उसमें क्या होगा, लोग स्टॉक्स की तरफ, इक्विटीज की तरफ जाएंगे और चांदी सोने से दूर जाएंगे। और आज वही हुआ है। अब लग रहा है यूएस के रुख से कि यूएस जो है यूरोप के टैरिफ शायद ना लगाए, ग्रीनलैंड को लेके शायद कोई जो है फोर्स वाला एक्शन ना हो। तो जाहिर सी बात है जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हुई हैं और इक्विटीज की तरफ पैसा गया है। बाकी प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जहां तक है, उनका तो जो है बहुत फटाफट डिसीजन लेते हैं, हमें सब पता है। हालांकि दुनिया में उनके डिसीजन के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं डिसीजन को, कुछ कुछ और तरीके से भी लेते हैं। सारा दिन तो यही न्यूज़ फ्लो रहता है। बट एक बात तो चीज सही है कि वो बहुत जल्दी जो है डिसीजन लेते हैं ट्रम्प साहब। तो वो अब वही डिसीजन उनका जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ाने वाला था। अब वही डिसीजन जो है उसने जियोपॉलिटिकल टेंशन को जो है ईज किया है। तो सर एक ही दिन में, क्योंकि कल ही ट्रम्प साहब का ये हाँ बिल्कुल बयान बताओ। आया, शाम को ट्रम्प साहब का ये बयान आया और उसके बाद हमने देखा कि आज जब हमारे बाजार खुले, ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में लगातार देखा गया कि गिरावट रही, 12, 13, 14 हजार के करीब गिरावट रही। अगर हम बाजार की बात करें, अभी मैं पूछा महाजनी किसी से बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि चांदी 3 लाख 3 हजार 4 हजार के करीब इस समय भाव चल रहा है। तो एक ट्रम्प के बयान ने इतनी गिरावट ला दी। तो ये तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि चांदी को, जो चांदी की वोलेटिलिटी है, वो काफी हद तक इन सब चीजों पर निर्भर है। और इस तरह के झटके क्या आगे भविष्य में भी दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। लोग उनके बारे में कुछ भी व्यूज रखें, बट इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज थे, अब ग्रीनलैंड का इशू या यूरोप के साथ तनातनी, ईरान के अंदर क्या यूएस की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो सारा कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ में ही था। तो जाहिर सी बात है जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और रेगुलर बेसिस पे स्टेटमेंट्स देते हैं वो, उनकी स्टेटमेंट से तो दुनिया भर में चेंजेस आएंगी ही आएंगी। अब डिपेंड करता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैसे आगे चलती हैं। अब अगर यूरोप के साथ यूएस की दोस्ती दोबारा से हो जाती है, आपस की खटास खत्म हो जाती है, जाहिर सी बात है स्टॉक्स के अंदर पैसा जाएगा और हाँ। चांदी और सोने से पैसा निकल सकता है। दूसरी बात यही है, ईरान को लेके भी, अब ईरान को लेके अगर क्लैरिटी आ जाती है कि यूएस का इंटरवेंशन नहीं होगा, तब भी चांदी से जो है पैसा निकलेगा। तो जियोपॉलिटिकल कारण ही थे जिन्होंने बढ़ाया था। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर खत्म हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है लोग उन एसेट्स में पैसा डालना चाहेंगे जो यील्डिंग है। देखिए, सोना चांदी कोई यील्ड नहीं देते। यील्ड का मतलब है कि अगर सोने में या चांदी में आपने लगा लिया, रेट बढ़े ना बढ़े वो अलग चीज है, लेकिन उनसे रेगुलर बेसिस पे आपको कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं आता। हम्म। जबकि इक्विटीज आपको डिविडेंड देती हैं, बॉन्ड या एफडी आपको इंटरेस्ट देती हैं। तो अगर आप देखिए, एक दूसरी चीज अज्यूम कीजिए, कई वक्त ऐसा भी रहा है कि सोना 3 3 4 4 साल उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं आई। तो ऐसे में लोगों को ये भी लगता था कि भाई इससे तो बैंक एफडी करा देते ज्यादा अच्छा होता, 7% 8% इंटरेस्ट तो आता, सोना तो कुछ यील्ड दे नहीं रहा। तो ऐसे में आप देखिए सोने और चांदी की स्ट्रेंथ की बात हो रही है। और कई जगह मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त लोग हैं वो सिर्फ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब एनालिसिस होता है तो होलसम एनालिसिस होना चाहिए। हर चीज की स्ट्रेंथ भी होती है, हर चीज की वीकनेस भी होती है। सोना और चांदी अपने आप में कोई यील्ड नहीं देते हैं,
सेफ हेवन एसेट है, तो इसलिए दोनों एंगल से चीज को एनालाइज करना चाहिए। तो आकाश जी, कल तो ट्रम्प साहब ने ये भी कहा एक भारतीय चैनल से बात करते हुए, ये जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेड डील कब होगी, उसकी तरफ भी उन्होंने बड़ी पॉजिटिव जवाब दिया और ये कहा कि वो भी जल्दी हो सकती है। तो इस तरह की खबर का क्या असर पड़ेगा अगर ये ट्रेड डील भविष्य में जल्द होते हुए अगर हम देखते हैं, तो सोने चांदी पर खास तौर पर क्या असर इसका दिखाई देगा? मैं तो बहुत प्रभावित हूँ जो ट्रम्प साहब ने कहा है, क्योंकि उन्होंने जो तीनों चारों बातें कही हैं बहुत ही अच्छी हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब को बहुत अच्छे व्यक्ति बताया है, प्रधानमंत्री मोदी साहब से अपनी मित्रता की बात की है, ट्रेड डील होने की बात की है। देखिए, ट्रेड डील हो जाती है तो जाहिर सी बात है यूएस को हमारे एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ जाएंगे। पहले तो दर्शकों को बता दूं, काफी राहत मिलेगी दर्शकों को ये जान के कि टैरिफ हम पे लगे थे 7 अगस्त और 27 अगस्त को। उसके बाद नवंबर 2025 का डेटा है, टैरिफ के बाद भी यूएस को हमारे एक्सपोर्ट कम नहीं हुए, बढ़े हैं 22%। अब अगर टैरिफ कम हो जाते हैं, अब जो अटकलें हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, शायद 15% तक आ जाए ट्रेड डील के बाद, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स और बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट और बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है रुपी डॉलर इक्वेशन पे फर्क आएगा। एक्सपोर्ट और बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इक्विटीज की तरफ लोगों का इंटरेस्ट जाएगा। जैसे मैंने बताया, सोना और चांदी में यील्ड तो होती नहीं है, तो उस पर जो है चांदी पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट इसमें एक चीज आपको बता दूं, हम्म। चांदी की वैल्यूएशन सिर्फ इंडिया के हिसाब से नहीं होती, चांदी एक जो है ग्लोबल एंगल से चलती है, हाँ। तो ग्लोबल एंगल से भी उस चीज को देखना होगा। तो इसलिए ग्लोबल एंगल से हिंदुस्तान और यूएस की ट्रेड डील तो इम्पोर्टेंट है ही है, हम्म। लेकिन यूएस और यूरोप के रिश्ते अगर अच्छे हो जाते हैं, वो ग्लोबली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक यूरोप एक बहुत बड़ा समूह है और कन्वेंशनली यूएस के वो नेचुरल अलाइज रहे हुए हैं। हम्म। तो इसलिए जो है, मैं हम हिंदुस्तानियों के हिसाब से हमारे इंटरेस्ट में बिल्कुल है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील हो, और संभावना भी जैसे ट्रम्प साहब ने कहा है, लगता है जल्दी होगी, शायद 15% हो जाए 50% से। बट क्योंकि चांदी और सोना ग्लोबल लेवल पे चलते हैं, तो उस एंगल से इंडिया यूएस ट्रेड डील से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हाँ। यूएस यूरोप का जो है आपस में दोस्ती होना, दोबारा से पहले जैसे संबंध हो जाना, अगर वो होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आकाश जी, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि बजट सामने 1 तारीख को बजट आना है, ये भी कहा जा रहा है कुछ इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। बुलियन ट्रेडर्स इस तरह की चर्चाएं आपस में कर रहे हैं, तो उसका किस तरीके का असर इंपोर्ट ड्यूटी का हो सकता है अगर उसे बढ़ाया जाता है तो? अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो प्राइसेस फॉल कर सकती हैं, जाहिर सी बात है, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम्म। और देखिए, सरकार भी सारा कुछ देख रही है, प्राइस मूवमेंट भी देख रही है, लोगों की अप्रिसिएशन कमाई भी देख रही है। अब जो है, अगर हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा हमारा, तो क्या होगा, हमारा जो बहुमूल्य फॉरेक्स है वो जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ें तो इम्पोर्ट होती हैं, तो हो सकता है सरकार की इस तरह की प्लानिंग हो। हम्म। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से एक खतरा ये भी रहता है कि फिर स्मगलिंग और तस्करी भी बढ़ जाती है सर, ये भी ये एक दलील दी जाती है कि इसी कारण सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 15 से 6% की थी। तो ये एक दूसरा पहलू भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने विक्रांत जी सवाल पूछा। हाँ। अब हालांकि मैं क्राइम वाला एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब जो जैसे हाँ। क्राइम जर्नलिस्ट होते हैं उस तरह का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक व्यू मेरा ये है हाँ। कि आज से 30 साल 40 साल पहले हाँ। स्मगलिंग करने और आज में फर्क है। हाँ, बिल्कुल। आज जिस तरह की सर्वेलेंस हो गई है, आज जिस तरह की जो है रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, आज जिस तरह की जो है पुलिस कोस्ट गार्ड हमारे जिस तरीके से जिस तरह के इक्विपमेंट के साथ इक्विप्ड हैं, जिस तरीके से कम्युनिकेशन बहुत जल्दी जाता है, तो हाँ। अब स्मगलिंग जो है आज से 40 साल पहले जो है शायद आसान थी, आज जो है स्मगलिंग वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है इतना आसान नहीं है स्मगलिंग करना। और फिर आज की तारीख में चाहे हमारे जितनी भी फोर्सेस हों, वो ज़्यादा इक्विप्ड हैं, हाँ। ज़्यादा बेटर उनके पास इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनके लिए मॉनिटरिंग करनी है आज के हिसाब से, जिस तरह के टूल्स और इक्विपमेंट उनके पास है, पहले के ज़माने में उतनी मॉनिटरिंग करनी ईजी नहीं थी। पहले भी मैं मानता हूँ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती थी और उनकी हम सराहना भी करते हैं, लेकिन उस समय इस तरह के इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स उनके पास नहीं थे कि डिटेक्ट कर पाए उतना इजीली। हम्म। इसलिए थोड़ा स्मगलर्स के लिए, जो जो स्मगलर्स थे जो गलत काम करते थे स्मगलिंग का, उनके लिए काम आसान था। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह के मॉनिटरिंग टूल, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह का इक्विपमेंट जो है पुलिस या और जो है एंटी स्मगलिंग जो हमारी फोर्सेज है उनके पास है, तो ऐसे में आज की तारीख में स्मगलिंग करना आसान नहीं है। तो आज 40 साल पहले के मुकाबले में हाँ। वो सिचुएशन बदली हुई है।
मैंने और आपने बचपन में देखी हैं, जो है अमिताभ बच्चन जी की फिल्में जिनमें ये सब कुछ चलता था। तो वो हाँ, उस वक्त उस समय के वक्त को डिपिक्ट करती थी। लेकिन आज जो है, आप हाँ। देखेंगे वो जमाना जो है, वो लेट 70s की और अर्ली 80s की अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों के मुकाबले में डिफरेंट जमाना हो गया है। हाँ, लेकिन उस जमाने में अगर अमिताभ बच्चन थे तो अभी हाल ही में एक नेटफ्लिक्स सीरीज आई है, किस प्लेटफॉर्म पे है मुझे याद नहीं, लेकिन इमरान हाशमी की आई है, तस्करी। वो भी इसी पर है, सोने चांदी की स्मगलिंग पर। लेकिन उससे थोड़ा अलग हटते हैं। आकाश जी, मैं जानना चाहता हूँ, जो इम्पोर्ट ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं, अगर दर्शकों को आप ये थोड़ा समझाएं कि आपको क्या लगता है कि क्या इस समय इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या इम्पोर्ट, और दूसरा कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से रेट पर कैसे कंट्रोल आएगा, क्या वो कैसे थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा अगर वो समझाएं आप। देखिए, अब होता क्या है, अब सोना चांदी जब हम इंपोर्ट करते हैं हम्म। तो क्या होता है, उसमें हमारे देश की प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज या, जाती है। हम्म, अब फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, और ये आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता विक्रांत जी, क्योंकि आप वेटरन जर्नलिस्ट हैं। जी, आप उस वक्त भी जर्नलिज्म में थे जब हमारे देश को कुछ दिनों का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए अपना सोना जो है गिरवी रखना पड़ा था। जी, कितने कम हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स रह गए थे। मैं अर्ली 90s की बात करता हूँ। जी। तो उससे क्लियर होता है कि फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और फॉरेक्स रिजर्व जब कम हुए, तभी हमने देखा श्रीलंका के लिए कितनी दिक्कतें हुई थी, पाकिस्तान को कम फॉरेक्स रिजर्व के कारण कितनी दिक्कतें हुई हैं। तो हमारे देश ने आज बड़ी मेहनत से और इस सरकार के बड़े अच्छे प्रयासों से आज हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेक्स रिजर्व हमारे कम होते जाएंगे। तो फॉरेक्स रिजर्व को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो अब हो सकता है, अब क्योंकि बजट को लेकर तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही है, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते बजट में क्या आएगा नहीं। लेकिन अगर हम इस एक्सपेक्टेशन को लेकर चलते हैं कि बजट में शायद जो है इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगे, तो उसके पीछे शायद ये धारणा हो कि देश की जो प्रेशियस फॉरेन रिजर्व है, उनको ज्यादा यूज ना होने दिया जाए, उसको देश के पास रखा जाए। और वैसे भी जब जियो पोलिटिकल दिक्कतें चल रही हैं, जियो पोलिटिकल प्रॉब्लम बढ़ी हुई हैं, ऐसे में फॉरेक्स रिजर्व को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। और फॉरेक्स रिजर्व इंटैक्ट रहेंगे तभी रुपी जो है वो स्ट्रांग रहेगा। आपने पीछे देखा, डॉलर तो 91 से ऊपर पहुंच गया था। तो ऐसे में हो सकता है जो सरकार की जो है टारगेट ये हो कि फॉरेक्स रिजर्व को इंटैक्ट रखा जाए, फॉरेक्स रिजर्व को कम ना होने दिया जाए। और अगर सरकार हमारे फॉरेक्स रिजर्व को स्ट्रेंथन करना चाहती है, तो वो देश हित में है, हम सबके हित में है। क्योंकि आज के जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए आत्मनिर्भर होना, प्रधानमंत्री साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। प्रधानमंत्री साहब तो बात करते हैं आत्मनिर्भर होने में, मैन्युफैक्चरिंग में, बट मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में हर चीज में आत्मनिर्भर होना चाहिए। जिस तरह के आज कंट्रियों के बीच में आपस में रिलेशन हो गए हैं, अब देखिए यूएस और यूरोप के कितने अच्छे रिलेशन थे, अब वो डिस्टर्ब हुए पड़े थे। तो ऐसे में फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भी हमें सेल्फ सफिशिएंट और फॉरेक्स रिजर्व के साथ सफिशिएंटली इक्विप्ड होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसी का दूसरा हिस्सा जो मैंने आपसे पूछा कि आकाश जी, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो उससे सोने और चांदी के दाम किस तरीके से थोड़े कम हो सकते हैं, वो थोड़ा अगर आप समझाएं। जाहिर सी बात है, अगर वो ड्यूटी बढ़ती है तो उससे जो है इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो ड्यूटी अब बढ़ेगी तो प्राइसेस इम्पैक्ट होंगी। क्योंकि उतना जो है उसकी बाइंग जो है कुछ हद तक डीमोटिवेट हो जाएगी जब इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो उससे कम हो सकते हैं, हालांकि वो कुछ हद तक ही होगी, क्योंकि अगेन जैसे मैं कहूँ ये ग्लोबल कमोडिटीज हैं। तो हाँ। ग्लोबल एक्शन का इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। हम्म, अगर आप इधर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी का एक्शन देखते हैं, दूसरी तरफ कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाती है, तो फिर जो है हो सकता है उसके बावजूद बढ़ जाए। तो हम्म। इसलिए हमें सब चीजों को देखना है। इसमें आपको इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं, ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। हाँ, सारे फैक्टर्स देखने हैं कि ग्लोबली क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। अब मान लीजिए अभी हमें लग रहा है कि यूएस और यूरोप के बीच में जो है मित्रता दोबारा हो सकती है, लेकिन हाइपोथेटिकली ज्यूमिंग अगर चीजें उस तरीके से नहीं चलती, अगर ईरान को लेके कोई ऐसी चीज होती है जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, अगर ग्रीनलैंड को लेके कोई मूव कल को हो जाती है, जिस तरह की मूव्स हम 2 दिन पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप सोचिए। तो ग्लोबल लेवल पे अगर टर्मोइल होता है, तो फिर तो जो है यहाँ पे अगर हमारी यहाँ ड्यूटी भी लगती है उसके बावजूद भी जो है रेट बढ़ सकते हैं। तो हाँ। उसमें हमें डोमेस्टिक फैक्टर्स भी देखने होंगे, ग्लोबल फैक्टर्स भी देखने होंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी देखनी होंगी। अब आप देखिए दूसरे एक और चीज, आज डी डॉलराइजेशन हो रही है। डी हम्म, डॉलराइजेशन दर्शकों को आसान भाषा में समझाऊं तो हाँ, डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है। हाँ। दर्शक प्लीज एक चीज क्लियरिफाई कर दूं आपको, इसको आप डॉलर के प्राइस के साथ ना मिक्स कीजिए। बिल्कुल, ये ना बिल्कुल। कहें कि कई जगह मुझसे पूछा गया है, दर्शक जो है, हाँ, एक बड़े नेशनल चैनल का कार्यक्रम था,
कुछ दर्शकों ने पूछा मुझसे कि आकाश जिंदल साहब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in एक हाँ तरफ कह रही है डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है, दूसरी तरफ तो 91 क्रॉस कर गया। हाँ, तो बिल्कुल दोनों दर्शकों अलग चीज। दर्शकों ये हाँ दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ बोथ आर सेपरेट थिंग। डॉलर का प्राइस रूपी के अगेंस्ट बढ़ना एक अलग चीज है, डी डॉलराइजेशन यानी ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर का वर्चस्व कम होना एक अलग चीज है। तो अब डी डॉलराइजेशन हो रही है, तो बहुत से सेंट्रल बैंक्स जो हैं अब अपने रिजर्व्स डॉलर की जगह सोने में रखना चाहते हैं, हाँ। तो वो भी अपनी जगह है। तो आई थिंक बहुत से फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए जो है बहुत से फैक्टर्स को वॉच करना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आकाश जी, मेरा अंतिम सवाल कि पिछले साल ने सोने चांदी ने बहुत बम्पर रिकॉर्ड दिया, लोगों को रिटर्न दिया, बाजार एकदम धाराशायी रहा। इस साल जो शुरुआती 20-22 दिन है, इसमें भी सोने और चांदी की चाल बहुत तेज रही। आज पहला दिन है जब थोड़ा सा छोटा सा एक झटका आया। तो किस तरीके से अभी सोने चांदी की चाल आप देख रहे हैं, और कुछ आपने भी कुछ सोचा हुआ है कि इस साल में क्या देखने को मिल सकता है साल के अंत तक? समझ गया विक्रांत भाई, आपका जो सवाल बेसिकली है सोने और चांदी को लेके, आप दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि दर्शक क्या अप्रोच रखे। दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा, प्रिय दर्शकों, मैं हाँ ये कहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में हाँ। जहां इक्विटीज हैं यानी शेयर्स हैं, जहां एफडीज हैं, जहां बॉन्ड्स हैं, जहां पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, या आपने अपने रहने के लिए के अलावा भी एक दो प्रॉपर्टी दे रखी हैं, वहां कुछ सोना और चांदी भी पोर्टफोलियो का हिस्सा रखें ताकि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। बट केवल सोने और चांदी में ना जाएं। बिल्कुल। कृपया ऐसा ना करें कि भैया वो मेरे ऑफिस में कुलीग ने 3 लाख रुपए कमा लिए चांदी में, मैं कैसे पीछे रह जाऊं। कृपया इस चीज से बचें। ये मेरे साथ जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं जी, वो तो 2 लाख कमा गए, अब मेरे को 2 लाख क्यों नहीं आए। मैं भी फटाफट जो है बिना देखे सोना या चांदी ले लूं, फटाफट जो है 2 लाख रुपए कमा के, देसी भाषा में कहूँ, शाम को बीवी को दिखाने, देखो मैं भी 2 लाख रुपए कमाया। उस भावना से बचे। तो जो इन्वेस्टमेंट्स करें लॉन्ग टर्म के लिए करें, और जो है हर्ड मेंटेलिटी यानी किसी के कहे सुने पे आके जो है इन्वेस्टमेंट ना करें, और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलें, डाइवर्सिफाई करके चलें। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटीज, एफडीज, बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस स्कीम, गोल्ड, सब कुछ होना चाहिए। और एक और लास्ट जो है मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, बहुत प्रेम के साथ, बहुत आदर के साथ, आप सब लोग जो देख रहे हैं, खासकर विक्रांत भाई का चैनल है, ये तो खुद वेटरन है, बहुत आदर सम्मान इन्होंने पाया है मीडिया में, तो इनके दर्शक भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। प्रिय दर्शकों, आप सब नॉलेजेबल है, बट कैपेसिटी से बाहर जाके ना परचेज करें। कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि कैपेसिटी से बाहर जाके लोगों ने शॉर्ट कर दिया, कुछ कर दिया, उसके परिणाम गलत होते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने पोर्टफोलियो को देख के, अपने जो फंड्स आपके पास स्पेयर हैं उसको देख के करें, उसके बियॉन्ड ना जाएं। ग्रोथ का टारगेट रखें, लालच से दूर रहें। दोनों चीजों के बीच में फर्क है। दर्शक खुद जो है बहुत समझदार हैं, तो वो जानते हैं कि ग्रोथ और लालच में क्या फर्क होता है। ग्रोथ का टारगेट रख के चले, बिल्कुल अच्छी करके चले, ग्रोथ करना अच्छी चीज है, पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए, बट लालच से दूर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, चर्चा में हिस्सा लिया। और निश्चित तौर पर दर्शकों को इस इंटरव्यू के जरिए कई ऐसी चीजें सुनने को, समझने को मिली कि जिससे वो ज्यादा जागरूक, ज्यादा अपनी समझ को विकसित कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।